जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जो कि यूनिट 10 हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट है, उनसे जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो हमारा आज टॉपिक है ये है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। यहाँ पे देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी। इनमें से यूजीसी का कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विनियमन, टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, टू मेंटेन डिसिप्लिन दी कैंपसेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षा संस्था के परिसर में अनुशासन का अनुरक्षण करना, है ना। और इनके अलावा दिया है कि संकाय सदस्यों की शोध परियोजनाओं के लिए उनको ग्रांट देना, विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना। इसमें से ये पूछा कि कौन सा काम नहीं है, तो क्वालिटी को मेंटेन करना हो, अनुशासन को बनाए रखना, परियोजना के लिए अनुदान देना, मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना। तो इसमें ये है कि एक इंस्टीट्यूशन में अनुशासन का अनुरक्षण मेंटेनिंग का काम ये नहीं है, ये तो खुद जो कॉलेजेस हैं उनको देखना है। यूजीसी का वैसे स्थापना अगर देखें तो 28 दिसंबर 1953 को ये अस्तित्व में आया तो ये अस्तित्व में 1953 में, और इसे वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, यानी संसद द्वारा एक अधिनियम लाया गया, वैसे अस्तित्व में 28 दिसंबर 53 को आया, और इसे वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का सांविधिक संगठन बनाया गया। यूजीसी का उत्तरदायित्व है कि हमको क्वालिटी मेंटेन करना है, रिसर्च के लिए ग्रांट देना है और विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम प्रतिमान पर सुझाव भी देना है। जो एनईपी 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे? एनईपी 20 के बाद जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की समरूप संस्थाएं होंगी। टीचिंग यूनिवर्सिटी होगा, अफिलेटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगा, रिसर्च यूनिवर्सिटी होगा, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस होंगे। यानी जो एनईपी 2020 लागू हो रहा है, इनसे जो हमारे यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है उसमें क्या बदलाव आएगा? तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आया था, 1992 में संशोधित किया गया, तो नई शिक्षा नीति ये 34 वर्ष बाद 2020 वाला आया है। अब इसने जो है लागू करने के बाद इसमें शोध विश्वविद्यालय, इसमें यानी रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज होंगे, शिक्षण विश्वविद्यालय होगा, स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज भी, ये सब इसमें आते हैं। तो शोध के लिए, शिक्षण के लिए स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। पहला दिया है कि देश में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना एनआर सरकार समिति की अनुशंसा पर की गई। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद का गठन नवंबर 1950 में हुआ था। हमें इनमें देश दोनों ही देखना है कि देश में कह रहे हैं कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण और उत्तर में 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो एनआर सरकार समिति द्वारा दिया गया था 1945 में, जिसके अध्यक्ष एनआर सरकार थे। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन नवंबर 1945 में हुआ था, जो तकनीक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने और देश में समन्वित और एकीकृत तरीके से विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। एनईपी 2020 के बारे में है कि ये 4 वर्ष का समाकलित बीएड द्विप्रमुख विषयी सर्वांगीण स्नातक की डिग्री होगी, जो विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। दूसरा, सभी विशिष्ट शिक्षा संस्थानों को 2025 तक बहुविषयी संस्थानों में तब्दील किया जाएगा। विशिष्ट विषयों के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम होगा। एनसीईआरटी द्वारा सेवा पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा का संचालन होगा। तो यानी ये सब मिला के एनईपी 20 में क्या चीज़ परिवर्तन आ रहा है, इसी से क्वेश्चन है। तो एक तो है कि एनईपी में 4 वर्ष का समकालिक बीएड द्विप्रमुख विषयी सर्वांगीण स्नातक की डिग्री होगी, जो विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री। विशिष्ट शिक्षा के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का बीएड होगा, जो विशिष्ट शिक्षा के लिए 2 वर्ष का बीएड, और विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का बीएड। अब यहाँ पे बीएड से रिलेटेड दिया था कि जो 4 वर्ष का समकालीन बीएड द्विप्रमुख विषयी सर्वांगीण उसमें होगा, तो विद्यालय शिक्षक होने के लिए न्यूनतम डिग्री जैसे 2 वर्ष के लिए है कि विशिष्ट विषय में स्नातक आपने किया तो 2 वर्ष बीएड, और 4 वर्ष स्नातक किया तो 1 साल बीएड जरूरी है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना किन चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया था? विश्वविद्यालयों की क्वालिटी को, उनकी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। यस्सर बैज इंटर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यानी अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में हेल्प सेवा करने के लिए, या विश्वविद्यालय के बीच में संचार, समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा देने के लिए, या विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए, विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए। सब मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये जो है ऑल इंडिया
ऑल इंडिया नहीं कहेंगे, एक तरीके से ये है यूनियन। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU देश में सैडलर कमीशन 1917 की सिफारिश के अनुसार बनाया गया। अब भारतीय विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय संस्था के रूप में ये काम करता है। AIU के कुछ उद्देश्य निम्न है: सूचना की संस्था के रूप में काम करना और विश्वविद्यालय के बीच संचार, समन्वय, परस्पर परामर्श की सुविधा देना, विश्वविद्यालय और सरकारों के बीच संपर्क स्थापित करने के रूप में काम करना, सामान्य हित के मामलों में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बोर्डों के साथ समन्वय स्थापित करना, विश्वविद्यालय के लिए एक सेवा संस्था के रूप में काम करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया? UGC, NCTE, NCERT, CBSE। तो NCERT ने किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण करने की जिम्मेदारी NCERT की है। NCERT की क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क की। और ये समय समय पर इनकी समीक्षा भी करता है। NCF 2005 को बनाने का कार्य NCERT के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में हुआ। इसमें शिक्षा को बल केंद्रित बनाने, रटंत्र प्रणाली मुक्ति पाने, परीक्षा में सुधार करने और जेंडर, जाति, धर्म आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे को स्कूली जीवन के उसके घर, आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। इसलिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभव के बारे में बात करने का मौका दिया जाना चाहिए। द एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन NKN जो है, इन सारे के बारे में बताना कब कौन सा आया था। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में, शिक्षा नीति 86 में, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में, ज्ञान आयोग 2009 में। NIRF की जो रैंकिंग आती है उसमें कौन सा मानक नहीं है? तो NIRF का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग देने का भारतीय सरकार का पहला प्रयास है और इसकी घोषणा 29 सितंबर 2015 को हुआ था। इसके 5 मान हैं: शिक्षण, अधिगम और संसाधन, शोध और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक का परिणाम कैसा, आउटरीच और समावेशिता, और साथ ही समझ। मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का नियामक प्राधिकार निम्न में से किसको है? तो ये है DEB। मुक्त दूरस्थ जो शिक्षा कोर्स है उसको मान्यता प्रदान करने का नियामक अधिकार जो है DEB के पास है। DEB का मतलब क्या है? दूरस्थ शिक्षा विभाग। और ये UGC का 2021 में स्थापित एक विभाग, यानी UGC का ही एक विभाग है DEB। DEB का फुल फॉर्म दूरस्थ शिक्षा विभाग, और यही देखता है। यहाँ पे दिया कथन एक देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की। मेरू का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानक को प्राप्त करना है। इन दोनों विषय में देखना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मेरू की स्थापना की अनुशंसा बहुविषयक शिक्षा एवं शोध कार्यों को विश्वविद्यालय में प्रसारित करने के लिए की है, जिसके अलग मानक तय किए गए हैं। जो शोध कार्य एवं बहुविषयक शिक्षा का प्रोत्साहन करने के लिए किया गया है। अतः कथन और कारण दोनों ही सही है। नई शिक्षा नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित कक्षाएं होंगी। तो ये तो प्रश्न मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया गया है। हंसा मेहता समिति ने ये सिफारिश की थी कि लिंग के आधार पर शिक्षा की पाठ्यचर्या में विभेदीकरण की आवश्यकता है। मतलब इन्होंने कहा था विभेदीकरण, अलगाव की जरूरत है। भक्त वत्सलम समिति ने सिफारिश की थी कि भविष्य में लड़कियों की शिक्षा के संबंध में सरकार तथा जनता दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए तथा योजना विधि से आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए कथन पहला जो है वो गलत है, क्योंकि हंसा मेहता कमेटी सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम के निर्माण पर बल देता है। समान, वो भी सभी शिक्षार्थियों के लिए, किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं। और जो भक्त वत्सलम समिति है इसने सिफारिश की थी कि भविष्य में जो लड़कियों की शिक्षा के संबंध में सरकार तथा जनता दोनों को मिलकर करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। भारत के भाग 1 का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है। ये जो कहा गया है शिक्षा आयोग, NEP, NKC, विश्वविद्यालय आयोग द्वारा, तो ये शिक्षा आयोग के द्वारा है। भारत के भाग के निर्माण उनकी कक्षाओं में किया जा रहा है। ये शिक्षा आयोग 1964-66 में कहा गया। नीचे 2 कथन दिए गए। पहला है सरकारी और गैर सरकारी परोपकारी संगठनों के लिए सुझाव इनपुट के आधार पर विद्यालयों के विनियमन का निर्माण करना कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा, सरकार को प्रभावी, समर्थकारी और पर्याप्त संरचना प्रदान करना चाहिए ताकि सभी विद्यालयों के लिए सुरक्षित और रुचिकर विद्यालयी शिक्षा सुगम हो। अब इनमें देखिए
जो अभिकथन है कि सरकारी और गैर सरकारी जो परोपकारी संगठन है उनके लिए सुझावों इनपुट के आधार पर विद्यालयों के विनियम का निर्माण करना कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होना चाहिए, सही है। परंतु इसके संदर्भ में दिया गया जो कारण है कि सरकार को प्रभावी समर्थकारी और पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करना चाहिए ताकि सभी विद्यालयों के लिए सुरक्षित और रुचिकर विद्यालयी शिक्षा सुगम हो, ये चीज़ सही नहीं है। भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई है? नॉलेज कमीशन ने क्या एडिशनल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन की बात की, क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की, मैसिव एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात की। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि उच्च शिक्षा का व्यापक स्तर सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा दी गई प्रमुख संस्तुतियां हैं। नई शिक्षा नीति 20 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचा विकसित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किस संगठन को दिया गया है? तो ये है एनसीईआरटी। नई शिक्षा नीति 20 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचा विकसित करने का दायित्व दिया गया है एनसीईआरटी संगठन को। एनसीईआरटी का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका मुख्य काम है शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और साथ ही नीति निर्धारण में मदद करना होता है। तो शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग प्रोत्साहित करना, इन सब का भी काम यही करता है। एनईपी 2020 में अगर देखें तो उच्च शिक्षा को निम्न में से किस रूप में देखा गया? मानवीय व सामाजिक कल्याण के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस रूप में समाज अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में बिना किसी अंशदान के व्यक्तिगत निष्पत्तियों के लिए सहायक प्रणाली होगा। एक ऐसी प्रणाली जिसमें संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने और अधिगम परिणाम प्राप्त करने पर कम बल होगा। तो सब मिला के यहाँ पे देखिए आपसे यही पूछा गया है, अगर देखें कि जो एनईपी 2020 है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें मानवीय न सामाजिक कल्याण के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन, एक ऐसी प्रणाली जिसमें विद्यालय पूर्ण से उच्च शिक्षा तक अधिगम के प्रत्येक चरण में समावेश के लिए कौशल और मूल्य का सेट निर्धारित करता है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण जीर्णोद्धार व पुनः बल प्रदान करने की बात करता है। एआईसीटीई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानकों के अनुरक्षण का काम नहीं करता है? होटल प्रबंधन, नगर नियोजन, फार्मेसी, नर्सिंग। तो ये जो एआईसीटीई है वो नर्सिंग क्षेत्र में मानकों का अनुरक्षण का काम नहीं करता है। यूजीसी दिया है माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है नेशनल जो है नॉलेज कमीशन, इनको सही से सुमेलित करना है। तो जो यहाँ पे विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन से, माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर एल मुदालियर से, शिक्षा आयोग एस कोठारी से और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग डॉक्टर सैम पित्रोदा से रिलेटेड है। संस्थागत पुनः संस्करण और समेकन के संबंध में निम्नलिखित में से नई शिक्षा नीति 20 के मुख्य बिंदु क्या है? अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं की प्रारंभिक विशेषज्ञता और अध्ययन विषय के साथ विषयों का रूढ़ पृथकीकरण, ऐसे संस्थान विकसित करना जिसका प्रमुख ध्यान शोध मार्ग पर हो। महाविद्यालयों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली स्थापित करना या विद्वानों का सशक्त समुदाय तैयार करना या उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को बृहद बहुविषयक विश्वविद्यालयों में तब्दील करना। अब यहाँ पे देखिए संस्थागत जो पुनः संरचना और समेकन करके ये नई शिक्षा नीति 20 के जो मुख्य बिंदु है उसमें ये आता है कि जो महाविद्यालय है उनको श्रेणी स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली स्थापित करना, विद्वानों को जो है सशक्त समुदाय तैयार करना, हानिकारक साइलों को नष्ट करना, छात्र छात्राओं को कला सृजन और खेल समेत अन्य विषयों में समर्थ बनना, उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को बृहद बहुविषयक विश्वविद्यालयों में परिणित कर विभाजीकरण को समाप्त करना। ये कुछ चीज़ें हैं। एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान एनआरएफ स्थापित किया जा सकता है। डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल शोध के प्रोत्साहन हेतु आधारभूत वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों को शोध प्रयोगशालाओं की स्थापना योग्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो एनईपी 2020 है उसके अनुसार जो है राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान एनआरएफ को विश्वविद्यालयों में शोध संस्कृति को व्याप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया गया था। 2020 के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो सकता है, यानी जो एमए का जो पाठ्यक्रम है, एमए हाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट है
वो स्नातकोत्तर की बात करें ना, तो वैसे देखिए यहाँ पे तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है, यहाँ पे स्नातकोत्तर प्रोग्राम 1 वर्ष की अवधि, 2 वर्ष की अवधि तथा 5 वर्ष की अवधि वाले होंगे। स्नातकोत्तर, स्नातक के बाद एनईपी 2020 के अनुसार भारत का उच्च शिक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा। भारत का जो है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि भारत का जो है उच्च शिक्षा आयोग जो है गठित किया जाएगा। दूसरा ये है कि यूजीसी का उच्च शैक्षिक संस्थान में गुणवत्ता एवं स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन होगा। विनियमन, प्रत्यानयन, निश्चयन और शैक्षिक स्तर की देखभाल हेतु छत्रक संस्था के रूप में, एक विनियामक संस्था के रूप में गुणवत्ता एवं स्तर बनाए रखने के लिए, उच्च शैक्षिक संस्थानों के शैक्षिक स्तर को बनाए रखने के लिए। तो एनईपी 2020 के अनुसार भारत का उच्च शिक्षा आयोग स्थापित होगा, जो विनियमन, प्रत्यानयन, निश्चयन और शैक्षिक स्तर की देखभाल हेतु छत्रक संस्था के रूप में, एक विनियामक सत्ता के रूप में गुणवत्ता और स्तर को बनाए रखने के लिए, उच्च शैक्षिक संस्थाओं के शैक्षिक स्तर को बनाए रखने के लिए। यहाँ पे एनईपी 2020 से जो दिया है क्वेश्चन कि जो एनईपी 2020 है वर्ष 2013 में शुरू की गई थी वी वॉक डिग्री को वर्तमान व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्थान पर लोक विद्या पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब स्थानीय अवसरों की मैपिंग किए बिना कौशल अंतर विश्लेषण पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र चुना जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के समेकन हेतु एक राष्ट्रीय आयोग होगा। अगले दशक में सभी विद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा समेकित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एनईपी 2020 के अनुसार ये वर्ष 2013 में शुरू किया गया जो है बेसिकली बी वॉक डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्तर पर लोक विद्या पाठ्यक्रम शुरू होगा। स्थानीय अवसरों की मैपिंग किए बिना कौशल अंतर विश्लेषण पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र चुना जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 का में राज्यों को किनसे संबंधित दिया गया, तो पर्यावरण से संबंधित नियम कानून बताए गए हैं उसमें। यहाँ पे देखिए उच्च शिक्षा की जो नियामक व्यवस्था है उनके रूपांतरण के लिए एनईपी द्वारा HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसमें जो वर्टिकल्स रूप में कौन कौन से आते हैं ये क्रमशः हमें यहाँ पे देखना है। तो हायर एजुकेशन की नियामक संस्था के रूप में जो रूपांतरण है उसमें अगर देखें तो कौन कौन से आते हैं, NHIRC हो गया, इनके अलावा HIGCI भी हो गया। देखिए यहाँ पे NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल करके है, GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल है, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है। रूसा जो है, रूसा बेसिकली इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी। अब रूसा का देखिए पहले भी क्वेश्चन आया, रूसा बेसिकली ये पहुंच, समता और गुणवत्ता पे डिपेंड करता है। एनईपी 2020 की अनुशंसा है कि बीएड कार्यक्रम की अवधि निम्नलिखित में से कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए एनईपी 2020 की अनुशंसा है कि बीएड कार्यक्रम की अवधि 1, 2 या 4 वर्ष होगी। 1 वर्ष हो, स्नातकोत्तर के बाद अगर देखें तो 1 हो, 2 हो या 4 वर्ष हो। नई शिक्षा नीति में निम्नांकित में से किन निकायों को स्थापित करने की प्रस्तावना है, ये चीज़ क्वेश्चन में है। तो इसमें है कि एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी होनी चाहिए। परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। एनईपी 20 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है, विद्यालयी शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, शिक्षक शिक्षा के लिए, इनमें से किसके लिए। तो नई शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम तैयार है विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, शिक्षक शिक्षा हेतु। निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संबंधित निकाय है, तो ये कौन सा है, नीति आयोग। नीति आयोग जो है सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय 1 जनवरी 15 को योजना आयोग के स्थान पे ये जो है केंद्र में आया और एक तरीके से भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। एनईपी 2020 जो है नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय पूर्व और माध्यमिक स्तर पर की जा रही GER में 100% वृद्धि का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है,
तो ये 30 तक। नई शिक्षा नीति में ये जो है ग्रास इनरोलमेंट जो है के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट के आधार पे अगर देखें तो ये रखा गया है विद्यालय पूर्व माध्यमिक स्तर पे सकल नामांकन में 100% 30 तक। नीति आयोग का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग कहते हैं, का गठन 1 जनवरी 15 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से ये हुआ था। तो यहाँ पे हमने कुल जो है 300 क्वेश्चन हायर एजुकेशन से रिलेटेड कर लिए हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही।